सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज इस एक विशेष कार्यक्रम में। और इस विशेष कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों के बारे में बताने से पहले मैं एक खास अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। 8 अगस्त 1930 वो दिन था जब सबसे पहली बार भारत के जितनी भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज थी, सबके लीडर एक जगह इकट्ठे हुए और इतिहास में पहली बार हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट का एक संस्था बनी और जिसके प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर जी चुने गए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक बनाई गई और उसका कारण था कि जो साइमन कमीशन है उसके लिए गोलमेज सम्मेलन में जाकर बात करना कि उस समय के हिसाब से जो 7 करोड़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो बाद में शेड्यूल ट्राइब भी आए, उनके अधिकारों को किस तरह से नया देश जो बनेगा उसमें उनके अधिकार क्या हो और खास करके संविधान क्या हो और वोटिंग राइट किस तरह का हो। तो 13 बिंदुओं पर फेडरेशन ने अपनी राय रखी। तो इस वर्ष 8 अगस्त 2025 को 95 साल हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस वर्ष से लेकर 2030 तक अगले 5 साल हम 8 अगस्त को एक ऐसा कार्यक्रम रखें जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग शामिल हो। तो आप सब मुझे इसके लिए संपर्क करें। आप उसमें प्रवक्ता बनना चाहते हैं, अतिथि बनना चाहते हैं या किसी तरह से अपना सहयोग देना चाहते हैं, मेरा नंबर नोट करें 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। अब आते हैं आज के कार्यक्रम में। आज जो हमारे दो अतिथि हैं इनसे आप हमारे चैनल पर पहले मिल चुके होंगे। पहले है माननीय श्री गुरदीप सिंह जी, पटियाला पंजाब से, जो कि 1984 में काशीराम जी के साथ बहुजन मिशन में जुड़े। और आज के दोनों अतिथियों की एक और खास बात है। मैं दूसरे हमारे विशेष अतिथि उनके बारे में बताऊं तो एक खास बात यह है कि हमारे दोनों अतिथि जो आज हैं, दोनों ने डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ी। तो माननीय गुरदीप सिंह जी तब से मिशन में लगे और आज तक लगे हुए हैं। और हमारे दूसरे अतिथि हैं माननीय श्री दशरथ हिंगूणिया जी, या उन्हें कहे माननीय दशरथ हिंगूणिया जी। ये गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वहां से इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और मिशन में लगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत 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 धन्यवाद कि धन्यवाद। आप आए अपना बहुमूल्य अमूल्य समय निकालकर मिशन में आना, मिशन के लिए बात करना, देश के लिए बात करना, समाज के लिए बात करना। यदि इतना भी चलता रहे तो जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है कि संगत करते रहिए, तो हमारी ये संगत और अब हमारे चैनल को बहुत अच्छा, क्योंकि 5 साल बंद था लेकिन अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लोग कल माननीय रमेश भंगी जी और अमृतलाल रावल जी, उनसे भी एक चर्चा हुई थी और काफी लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये क्या है ना कि जब हम अ, हमारे जो वाणी निकलती है, हमारे विचार निकलते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है कि वो पढ़ पाए। और मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इन मुद्दों पे कमी चर्चा होती है, होती भी है तो बड़ी कमर्शियल ओरिएंटेड होती है। तो मेरा ये प्रयास है कि सही बात मुद्दों पे हम अपनी रखें ताकि हमारी बात सरकार तक भी पहुंचे और आम जन तक भी पहुंचे। आज का जो विषय है, इस विषय पर कल भी 2 कार्यक्रम हुए थे और मैं आप दोनों से सबसे पहले हमारे जो वशिष्ठ हैं माननीय श्री गुरदीप सिंह जी, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जस्टिस गवई, भूषण रामकृष्ण गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। पहली बार देश में कोई बौद्ध चीफ जस्टिस बने। उसके बाद वो दादर जाते हैं महाराष्ट्र में, जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी की चैत्य भूमि है, जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी को अग्नि दी गई। और फिर वो जाते हैं नागपुर दीक्षा भूमि, जहाँ पर उनकी अस्थियां हैं।
जो कि बौद्ध धर्म के हिसाब से, क्योंकि बौद्ध धर्म में स्तूप बनता है, स्तूप में अस्थियां रखी जाती है, उस हिसाब से नागपुर में वह रखा गया। और वे बाद में एक कार्यक्रम में कहते हैं कि ना तो प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। प्रोटोकॉल ये था कि चीफ जस्टिस आएंगे, अगर उस स्टेट के, और खास करके महाराष्ट्र का ये प्रोटोकॉल है कि चीफ जस्टिस आते हैं तो चीफ जस्टिस बनने के बाद जब वो आते हैं तो उनको, उनका सत्कार करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और डीजीपी आमतौर पे उपस्थित होते हैं, जो कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। अभी एक न्यूज और आई है कि संविदा पे जो अधिकारी थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको भेजा गया, किराए की मर्सिडीज कार भेजी गई, तो उस तरह से वेलकम नहीं किया गया। तो एक समाज के अंदर अ, हमने तो खैर बहुत बाद में किया है, शुरू से मीडिया में ऐसा आने लग गया कि कहीं ना कहीं उनकी जाति, और उन्होंने जाके सबसे पहले सीधा डॉक्टर अंबेडकर जी के स्थान पर वो गए, तो जाति की वजह से उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये भेदभाव हुआ है। तो गुरदीप सिंह जी सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे को तो कोई नई बात नहीं लगती ये। हमारा सदियों का अपमान हो रहा है, सदियों का। लेकिन हम लोकतंत्र मानते हैं, संविधान का राज मानते हैं। और हमको हमको ही लगता है ऐसा भी, पता नहीं हम क्या हो गए भी, हमको ओ ऐसा ये मिला वो मिला, हम सीएम बन गए, हम जज जज बन गए, हम बड़े बड़े रुतबे संविधान की बदौलत रिसीव तो कर लिए। लेकिन इन ताने बाने को चलाने वाला एक्चुअली सही मायने में है कौन? क्योंकि आपको मालूम होगा जितना, क्योंकि बाबा साहेब एक वर्ल्ड की सेलिब्रेट है, लेकिन बाबा साहब का आज तक भी अपमान हो रहा है। और आप और हम देख रहे हैं और गा रहे हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन हमने कोई विकल्प ढूंढा, ऐसा क्यों हुआ, हमको क्या करना चाहिए? मैं शॉर्ट में बता दूं भी, बाबा साहब ने जितने भी उन्होंने इथों रह जाओदे लिए, जहां जहां काम किया, उनको हर उस स्टेज पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पाया। लेकिन वो जो मौजूदा स्थिति, या कोई व्यक्तिगत, या जैसे आप महाराष्ट्र की बात करते हो भी, सरकार की जिम्मेवारी बनती थी प्रोटोकॉल की। लेकिन तब भी ऐसा था। लेकिन बाबा साहब ने अपमान सहा नहीं, लेकिन उस पद से इस्तीफा दे दिया। जितने पद आप में मैं आपको गिनाने लगूं, मैं ओवरऑल ही बात करता हूं भी, जितने पद बाबा साहब ने लिए सभी पदों पे उनका अपमान हुआ। ये इतिहास है। थोड़ा अपमान नहीं हुआ, बहुत हुआ। लेकिन बाबा साहब ने अपमान करने वालों को दोषी नहीं माना। उनको ये मालूम था, पता था भी ये सिस्टम में ताना बाना है, ये सिस्टम का कसूर है। एक व्यक्ति का, जैसे जब वो अपने कानून मंत्री थे, एक पीएन ने जब फाइल पकड़ाई, हाथ में नहीं पकड़ाई, उनको आगे सुट दी फाइल। ठीक है। तो एक कैबिनेट मंत्री, केंद्र का कानून मंत्री, एडा सेलिब्रेट, एडा पढ़े लिखे आदमी, एक दो चार जमाता पढ़े हुए पीएन के सामने भी मतलब छोटा नजर आ रहा है। जब उनका अपमान हुआ तो बाबा साहेब ने उनका कसूर ही नहीं माना। वो चाहते उनको सस्पेंड कराते, टर्मिनेट कराते, उनके पर्चा दर्ज करा, लेकिन वो उनका कसूर नहीं माना। बाबा साहेब ने मतलब एक ही उदाहरण दे रहे हैं हम भी, उन्हें सिस्टम को माना भी अभी देर लगेगी, लेकिन हम इस ताने बाने को एक दिन ऐसा आएगा भी, इस सिस्टम को ठीक करना है। जो हमारे देश में, जो हमारी सत्ता में जो ब्रूफिए, गुंडे, लफंगे
राजनीति के नाम पे जो अपने आप को सिरमौर मानते हैं, तो कहीं सिद्ध तो करे ना, हम कहाँ नीच हैं, कहाँ छोटे हैं, कोई हमको सिद्ध तो कर देना। है किसी की बात? फिर इनके पास माफी मांगने के लिए सिवाय, या सॉरी कहने के सिवाय, या ऊड़ पताल ऐसी वैसी बातें करनी है, कोई और कोई बात है इनके इनके पास? सो मैं इनको नहीं बात नहीं मानता। अब भी मैं मानता हूं भी अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिजाइन देना चाहिए। क्योंकि आप 40-30 साल के जज हो बने हुए, और क्या करना चाहते हो आप? क्योंकि अगर वो रिजाइन देते हैं तो फिर हमारा सम्मान बढ़ता है। क्योंकि जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ओहदे के साथ, अपनी जमीर के साथ, क्या क्या नहीं है उनके पास, क्या खुश हो जाएगा? 2 अक्षर लिख दें भी हम अपमान नहीं सहेंगे, हम ये पद छोड़ रहे हैं, पद तो 6 महीने बाद 3 महीने वैसे ही छूट जाएगा, क्या फर्क पड़ता? उसमें उसमें बड़ापन कौम का और फिर बाबा साहेब का इतिहास फिर दोहराया जाता। तो हम इसको कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं मानते। ये जितने कोई उनने बोल दिया, अगर ना बोलता, रा, राष्ट्रपति तो सिरमौर है ना, जज से भी ऊपर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का कितनी बारी अपमान हुआ है, लेकिन जी सभी बैठे हैं चिपके। जी लेकिन क्या हो जाएगा? सो हम यही मानते हैं कि अगर हम बाबा साहेब को मानते हैं, हम चाहते हैं सिस्टम को, देखो ये सिस्टम ज्यादा देर तो बचने वाला नहीं है। ये जितनी मर्जी कोई कोशिशें कर लें, जितना मर्जी संविधान को तोड़ मरोड़ लें, जितना मर्जी, क्योंकि ये इनकी इतनी मिट्टी पलीत तो होती है। ये आज तक मैं तो इनको ऊंचा नहीं, मैं तो इनको इंसान ही नहीं बन सकी। ऐसा नहीं भी सभी लोग कैसे हैं, बहुत लोग अच्छे हैं। कितने लोग बोलते हैं, बहुते लोगों ने तो वीडियो डाल डाल कर सॉरी फील किया भी हमारे बुजुर्गों ने पिछले इतिहास में हमने बदीकी की है, लेकिन आज भी बरकरार है, आज भी चल रहा है। तो बस जितना चिर हम अपमान सहेंगे तो अपमान होगा। कहीं भी आप कहीं भी ओहदे पे हो, अपमान होगा। जी लेकिन पहले पहले 1 सेकंड पहले बात और थी। पहले किसी को इतना पता नहीं चलता था। आज मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है। देश में कंट्री में पूरे वर्ल्ड में पता चलता है भी कहाँ क्या हो रहा है। तो आज तो ये मुनासिब ही नहीं है। तो इस करके मेरे को कोई ऐसी बात नहीं लगती, क्योंकि कोई नई बात नहीं। मेरे पास तो इतनी उदाहरण, हमने तो इतना सुना है, इतना पढ़ा, इतना देखा है। आज तक हम अपमान को पीते आ रहे हैं, अपमान को सहते आ रहे हैं। जो पहले कसूर अपमान करने वालों का नहीं है, हम खुद का मानते हैं भी हमको अपमान नहीं सहना चाहिए, आपको पद छोड़ देना चाहिए। मेरे विचार को तो ये लगता है। जी। तो मैं यही सवाल अब दशरथ हिंगुनिया जी आपसे करता हूँ। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, माफ करिएगा कि मैंने दर्शकों को बताया नहीं उनके बारे में। दशरथ हिंगुनिया जी इस समय अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान के राज्य के अध्यक्ष हैं। तो सर, आपकी क्या राय है इस विषय पर? अ, धन्यवाद निखिल जी, आपने आज फिर से इस खुली चर्चा में आमंत्रित किया और आपने सवाल ये पूछा है कि जस्टिस गवई के साथ में जो अ, उन्होंने महाराष्ट्र में जब विजिटिंग की थी और जो प्रोटोकॉल था उस प्रोटोकॉल के तहत जो है स्टेट जो चीफ सेक्रेटरी है उसको प्रेजेंट होना चाहिए था। इसके साथ साथ में जो डीजी है उसको प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी सर ने बताया कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस प्रकार से जो है
देखिए, उनके लिए इस्तीफा दे देना, उनके लिए राह को आसान करना है मेरी नजर में। अ, ऐसे पद के ऊपर पहुंचना, ये दूसरे अपने आप में दलित एक चीफ जस्टिस है, जो भारत के इतिहास में बालाकृष्णन के बाद में, जो के जी बालाकृष्णन थे, उनके बाद में जो है ये चीफ जस्टिस है वो बने हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण पद के ऊपर पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, एक गौरव की बात होती है। हालांकि कार्यकाल इनका ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, कार्यकाल ज्यादा छोटा रहेगा, लेकिन फिर भी अपने कर्तृत्व की, अपने व्यक्तित्व की जो छाप है वो इस पद पर रहते हुए वो छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ में संवैधानिक, देखिए, सरकार के 3 अंग है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और इन तीनों का बैलेंस बनाए रखने का जो काम है वो आज न्यायपालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि संसद, जिसको व्यवस्थापिका कहा जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करने का काम प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं एक तरह से। और संसद वही काम करती है जैसा, यानी कि एक तरह से प्रधानमंत्री चाहते हैं, या प्रधानमंत्री यानी कि एक तरह से जैसा चाहते हैं। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका प्रधान है, जो जिसको वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है, ये वास्तविक कार्यपालिका है। और ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है व्यवस्थापिका यानी संसद है, वो संसद वही आचरण करती है जैसा प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल चाहता है। तो इस रूप में इनको बैलेंस करने का जो काम है वो न्यायपालिका कर सकती है। और पिछले कुछ कुछ समय में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, जो जजेज की जो भूमिका है, बड़ी संदेहास्पद रही है। और उन्होंने यानी कि एक तरह से कई बार ऐसा भी लगा, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हों, जो जिससे कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से सत्ता पक्ष को फायदा होता हो, तो ऐसे डिसीजन है, बायस डिसीजन है, वो न्यायपालिका के द्वारा दिए गए। और जस्टिस गवई जब यहाँ पर अभी प्रधान जो है न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो अपने आप में इस यानी कि एक तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं अपने कर्तृत्व के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा। जो है मेरे हिसाब से उनको अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि अ, अपने यानी कि एक तरह से जो है कार्यशैली है, अपने संवैधानिक पद है, उसका सही प्रकार से बैलेंस उपयोग करते हुए और एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए जो आगे चलकर नजीर बने, और अपने आप में भारतीय इतिहास के न्यायिक इतिहास में अपने आप में जो है वो एक मिसाल है, वो बन सके। तो मैं इस बात के लिए ज्यादा पक्षधर हूं, बजाय उनका इस्तीफा देने के। इस्तीफा देने से जो मनुवादी ताकतें हैं, जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो यानी कि एक तरह से जातिवादी और जो जातंकवादी यानी कि एक तरह जो ताकतें हैं, कहीं ना कहीं पर उनको बल मिलता है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं उनके यानी कि एक तरह से कर्तृत्व और उनके द्वारा संवैधानिक पद का सही प्रकार से उपयोग करते हुए इसको बैलेंस करने का काम उनको करना चाहिए। मैं इस बारे में मैं पक्षधर हूं, मैं जो। धन्यवाद। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब तक 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं हमारे देश में। शुरुआत में ही, बल्कि 1947 से पहले ही जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व देने का संविधान के माध्यम से प्रावधान है। उस हिसाब से यदि अनुसूचित जाति की ही अगर हम बात करें, शेड्यूल कास्ट की, तो 52 में से अगर 15% उनकी जनसंख्या है, तो अब तक 15, साढ़े सात आठ तो बन जाने चाहिए थे चीफ जस्टिस, लेकिन दो ही चीफ जस्टिस बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यदि जी, वाकई में मतलब ये उच्च तो। न्यायपालिका में जी, रिजर्वेशन होता, उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन होता, तो कम से कम अब तक 8 बार जो है वो एससी के जो जज है बन चुके होते। और इसी प्रकार से इसी अनुपात में जो है कम से कम 5 बार जो है वो एसटी के जज है वो बन चुके होते। अभी तक एसटी से कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बना है। तो ये भी कहीं ना कहीं पर अपने आप में जो है अभी न्यायिक चरित्र की और रिजर्वेशन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। और चीफ जस्टिस जो गवाई हैं वो इस मामले में भूमिका निभा सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम से ये जो जजों की जो भर्ती होती है या इनकी नियुक्तियां होती है,
उसके स्थान पर एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनना चाहिए, रिजर्वेशन बिल है वो पारित होना चाहिए, न केवल न्यायपालिका में बल्कि जितनी भी जो हायर पोस्ट हैं जहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी का वोलेशन होता है उसको दूर किया जा सकता है। और ये इस संवैधानिक पद पर रहते हुए जो है जस्टिस गवई से जो है वो विशेष रूप से जो है अपेक्षा रहेगी कि वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए क्या इस दिशा में कितना सार्थक कदम उठा पाते हैं। यदि ऐसा कर पाए तो ये अपने आप में यानी कि एक तरह से संविधान की बहुत बड़ी जीत होगी। जी सर। तो सर ने जो बताया, माननीय श्री दशरथ हिंगुनिया जी ने, कि जो हमारा प्रतिनिधित्व है वो पूरा होना चाहिए। बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि ये क्यों होना चाहिए, जुडिशरी में क्यों होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्यों होना चाहिए। तो कल ही रात को मैं डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ रहा था, तो वो समझा रहे थे कि संविधान संविधान में शक्ति कहाँ पर है, ये बात को समझने की जरूरत है। संविधान में शक्ति होती है एग्जीक्यूटिव कि जिसने संविधान को लागू करना है, और जुडिशरी में भी शक्ति होती है। तो जो संविधान को जिस तरह से लागू करना है, ये दो बॉडीज हैं। एग्जीक्यूटिव की जो इसको कार्यपालिका जिसे आप कहते हैं, और न्यायपालिका जुडिशरी। तो अगर यहाँ पर लोग ही नहीं जाएंगे, तो भारत का जो पहले से जो हिसाब किताब चल रहा है लोगों का सोच का, तो उन्होंने बताया कि देखिए क्या होता है कि धन का बल, परिवार का बल और सामाजिक प्रतिष्ठा का बल मिलके जो एक नई तरह की राजशाही एरोक्रेस्टी एरिस्टोक्रेसी जो पैदा होती है, राजशाही जो पैदा होती है, उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते अगर आपको आपका प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं जाएगा। तो मैं गुरदीप सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इससे ये प्रतीत होता है कि अभी भी जो मनुस्मृति की जो सोच है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल ही मैंने कार्यक्रम में बताया, मैंने मनुस्मृति का दूसरा श्लोक पढ़िए, प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक। कोई भी पुस्तक होती है उसमें सबसे पहले उसका नाम होता है, उसके बाद उसके लेखक का नाम होता है, और तीसरा पुस्तक की प्रस्तावना या संविधान में प्रेम्बल होता है। मनुस्मृति में नाम है, पहला श्लोक लेखक का नाम है, और दूसरा श्लोक उसकी प्रस्तावना या कहे उसका प्रियम्बल है। तो दूसरा श्लोक प्रथम अध्याय का कहता है कि आप बताइए कि इस वर्ण व्यवस्था को बताइए, कि अलग अलग वर्णों के बारे में बताइए। मतलब दूसरा श्लोक प्रियम्बल है, प्रस्तावना है पूरी मनुस्मृति की, जो आगे चल के पूरे समाज को विभाजित करती है, और कुछ वर्णों को, कुछ समुदायों को श्रेष्ठ करती है, कुछ को उनसे नीचे, कुछ को उनसे नीचे। तो मैं गुरदीप सिंह जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये वही मनुस्मृति की व्यवस्था स्थापित करने का राज्य द्वारा संरक्षित प्रयास है, स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्ट है? आप ना जो बात करते हो सर, एवं जे जे कहानी है एक, क्या मनुस्मृति क्या कर देगी? मनुस्मृति बाबा साहब ने ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਜੜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਆਪਣੇ 2025 जनवरी 1927 ਨੂੰ लगभग उसने अपने हाथों से जला दिया। आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कहानियां इनको कहानियां बना रहे हो यार। क्या आप बात समझने की कोशिश करो। और भाई साहब ने बोला भी हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, हम ऐसे हो, हमने जज हमारे ज्यादा हो, हमारा ये हो वो। ताकत कहाँ है? आप एक नहीं हो सकते, आप इकट्ठे नहीं हो सकते। हमारे संसद में कितनी 543 में आप नेताओं को इकट्ठा करते हो भी हम एक हों। देखो शक्ति, जो शक्ति है, जो जहां सरकार को, जैसे साहब बोलते थे भी आप कुर्सी कुर्सी पे सत्ता पे कब्जा करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उस कुर्सी को हिलाने वाले बनो।
जहां हमारी टक्कर है, जहां हमारी लड़ाई है, वहां हमारी सोच, क्योंकि हम भौतिकतावाद के शिकार हुए हैं। हमको पहले लाइफ की एंजॉय, आराम चीजां, सेल्फ, क्योंकि जो भी जे बाबा साहब भी आनंद ले सकते थे, वो भी अपनी लाइफ, मॉडर्न लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने इतना संघर्ष, इतनी समस्याओं का सामना क्यों किया? जब हम उनको रोल मॉडल मानते हैं, हमको हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पद, मैं फिर बोलता हूं, पद अहमियत नहीं रखता। आप एक बारी क्या 20 बारी जज बना दो सुप्रीम कोर्ट के, 20 जज बना दो आप। 543 हमारे संसद हैं, उनमें से लगभग 120 तो हमारे संसद है ना, 245 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं। कितने हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं? जहां बात देखो, प्रोटोकॉल है, ठीक है, आपने चलो मेन तो जस्टिस गवई की आप बात करते हो, क्योंकि बात तो बहुत दूर तक जाने वाली है, लेकिन अपमान जो देखो भाई साहब ने बोला अभी हम सहमत नहीं, हम हमारे सहमत, एग्री डिसएग्री होने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन हम कोई जहां परमानेंट नहीं रहने वाले लोग हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे उनका क्या हाल था, उनकी पिछली पीढ़ी का क्या हाल था, हमारे पास आज क्या है? हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास आजादी है, तो फिर भी हम प्रॉब्लम में हैं, फिर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, खुला हो रहा है। सीएम के साथ भी हो रहा है, पीएम के साथ भी हुआ है, बेशक वो 11 घंटे रहे, थोड़ी देर रहे बाबू जगजीवन राम। आप तजर्बे तुसी जितना मर्जी कर लो, जो सिस्टम की जो कीली फंसी हुई है, उस कीली के पास कोई जाने का प्रयास नहीं कर रहा, उससे कोई गोली नहीं चलती, कोई हमको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वो जो सिस्टम की कीली है ना, उसके हम नेड़े भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कीली को निकालने की बात नहीं कर रहे। जो सिस्टम में कीली है वो, समझते हो आप? ऐसे तब हम बातें करते रहेंगे, हमारे साथ की आज का हुआ है, चलता रहेगा, होता रहेगा। जैसे भाई साहब ने बोला अभी हम चाहते हैं वो कार्यकाल पूरा करें, या हमारे और आए, या रिजर्वेशन बढ़े, तो रिजर्वेशन तो हमारे पास बोझ बन गया, हम रिजर्वेशन मांगती रहेंगे। तो रिजर्वेशन कितना है, हमारी जितनी कितनी है, हम मूल चीज जो आपको आज नहीं तो कल को समझ आएगा, हम दावे से बोल रहे हैं, आप इनको चिंतन मंथन करें जो हम बोल रहे हैं। आप चाहते हो भी हम ये बने, हम वो बने, लेकिन आपसे सब कुछ खुचने वाला है, निकलने वाला है, जाने वाला है। अगर उनकी शर्तों पे आप चलते रहोगे, आपको बुरकी फूटते रहेंगे, तो आप खाते रहो। लेकिन आप समाज का भला करना है, आप बाबा साहेब को सही अपना रहबर मानते हो, उनकी विचारधारा पे, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हो, फिर उनकी बात को इग्नोर करोगे आपको, तो फिर भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर दावे से बोल रहा हूं भी हमारे देखो किसी एक संसद है, वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन एक हुण अब संसद होकर हटा है, ठीक है, आप किसी एक संसद का नाम ले दो जिसने संविधान की, अधिकार की और समाज की बात की हो, तो फिर उनको मेरे हिसाब ना 200 120 की, हमें 220 हो, इनको कोई मानता ही नहीं। जी सर,
लेकिन मैं मानेगा कोई नहीं। जी सर आपकी बात। हम हमको देखो, एथोराइज हम हैं। हमको मान लिए 2 मिनट भी हमारे पास, हम एथोराइज हैं, हम संसद हैं, हम किसी पद पर हैं, लेकिन पद को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता भी जे किस काम के लिए पद। यार हम चमड़ी पालते हैं, अपने स्वार्थ देखते हैं, हमारा फायदा देखते हैं, ठीक है, भी हम क्यों, हम इसका एंजॉय करते हैं। लेकिन ये कुर्बानी देने के सिवाय रास्ते नहीं खुलेंगे। आपने जो बात डिस्क्रिमिनेशन की है, अगर इसका अंत करना है ना, अगर इसको खत्म करना है, ये ऐसे बातों से खत्म नहीं होगा, या 2-4 साल में खत्म नहीं होगा। तो बाबा साहब को गए को कितनी कितनी देर होगी, और समय लगेगा। अगर आपने अपनी पावर, अपना सम्मान रखना है, इस देश के वारस बनना है, इस देश के परमानेंट आप मूलवासी बनना है, तो आपको हर टॉपिक पर लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि विचारों में तो सामने तो आता नहीं। विचारों के साथ जितने हमारे लोग हैं, जितना हमारा इतिहास है, विचार, हाँ, हम संविधान को ही मानते हैं, हम समाज को, हम भी तो लोग हैं, हम भी जीवन जीते हैं, हजारों साल से जी रहे हैं। हम थोड़े में भी जीवन जीते हैं, हम समस्याओं में जीवन जीते हैं। ये लोग आपको इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दो माड़ी मोटी, इनके ना, आप सही बात भी बोल दो, इनको ऐसे डंग, ऐसे लगता है भी हमको पता नहीं हमारा क्या गवा दिया, क्या खुस गया। इसको इतना इतना फिर, जी इतना फिर मीडिया मैं की हाँ स्पीड फटता है। जी ये हाँ मैं बोलिए। इस बारे में दशरथ हिंगोनिया जी आपसे भी जानना चाहूंगा। गुरदीप जी ने तो ये बता दिया कि समाज में समस्या है, कितना भी रिप्रेजेंटेशन देते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा संक्षिप्त में कहिएगा, फिर हम इस चर्चा को अगले वीडियो में जारी रखेंगे। देखिए, अ, इनकी जो बात कहना है, मैं इन बातों को नकार नहीं रहा हूँ। देखिए, समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, और बाबा साहब ने डिस्क्रिमिनेशन के संदर्भ में विशेष रूप से कुछ बातें हैं उन्होंने कही थी। विशेष रूप से उन्होंने ब्राह्मणवाद के बारे में कहा कि ब्राह्मणवाद साम्राज्यवाद से 1,000 गुना ज्यादा नारकीय है। यानी जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा और उसका जो वायरस रहेगा, तब तक यानी कि एक तरह से ये समस्याएं हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन हैं, ये जो है वो समाज में है, विद्यमान रहेंगे। अब यदि इनको दूर करना है, तो बाबा साहब ने यानी कि एक तरह से डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं कही थी। भाई, राजनीतिक लोकतंत्र है वो तो होना चाहिए, लेकिन उनकी जो कल्पना है, परिकल्पना है लोकतंत्र की, वो बहुत अब्रोड थी। उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ में उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की बात कही है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा, सामाजिक लोकतंत्र, समाज में सबको यानी कि एक तरह से समान रूप से मानना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जातिगत आधार पर विभिन्न प्रकार की यानी कि एक तरह से जो विषमताएं हैं जब खत्म हो जाती है, तब यानी कि एक तरह से जो है वो सामाजिक लोकतंत्र है वो प्रस्थापित होता है। तो अभी तक भारत में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है। इसी प्रकार से बाबा साहब ने 8 प्रकार के लोकतंत्र की बात कही है। राजनीतिक राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, श्रमिक लोकतंत्र, बौद्धिक लोकतंत्र, इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल जो लोकतंत्र, सिविल यानी कि एक तरह से लोकतंत्र। इनके अलावा और भी यानी कि एक तरह से उन्होंने लोकतंत्र के अलग अलग यानी कि एक तरह जो फॉर्म्स हैं, वो जो रूप हैं वो बताए हैं। तो वो जब तक यानी कि एक तरह से लोकतंत्र के जब सारे जो फॉर्म्स हैं, आर्थिक लोकतंत्र है, नैतिक लोकतंत्र है, तो ये जब सारी चीजें जब तक लोकतंत्र में स्थापित नहीं होती है, तब तक इस प्रकार की ये जो डिस्क्रिमिनेशन हैं वो होते रहेंगे। इसके साथ साथ में बाबा साहब ने यानी कि एक तरह से हमें एक बहुत बड़ी विचारधारा दी है, जिसको हम अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी या अम्बेडकरवादी विचारधारा हम कहते हैं। अब ये अम्बेडकराइट विचारधारा धारा या अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी है क्या? Ambedkarism is a movement of liberation of man in this life, suffering in the insulted, inhuman, irrational, unscientific, unjust, and unequal social order to establish right relationship between man and man, human beings, and biosphere in an ideal society, equality, liberty, fraternity, justice, based on the new revolutionary ideology of humanism, that is मानुष की और मानवतावाद। तो ये अपने आप में यानी कि एक तरह से अम्बेडकरवाद
इसी जन्म में मुक्ति का वो आंदोलन है जो असमान सामाजिक व्यवस्था से दुखी मानव की मुक्ति का अपने आप में एक आंदोलन है। और जो असमान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के आधार पर एक आदर्श समाज की स्थापना है, वो करने का जो संकल्प है वही अपने आप में अम्बेडकरवाद है। तो अब इस दिशा में यानी कि एक तरह से हमारा जो संविधान है वो हमें काफी ताकत देता है, हमें ऊर्जा देता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर भी उपलब्ध करवाता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर नैतिक लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर बौद्धिक लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर श्रमिक लोकतंत्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो हमारे साथ में आए दिन है वो होते रहते हैं। अब इनको दूर करने के लिए जब तक यानी कि एक तरह से लोकतंत्र की जो परिकल्पना है उसको सही रूप से साकार नहीं किया जाएगा, और जो पूना पैक्ट पार्ट 2, 3, 4 जो ईवीएम के माध्यम से यानी कि एक तरह से ये लोग लेकर आए हैं, इनको जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक सही प्रकार से यानी कि एक तरह से एक सही और सच्ची और अच्छी सरकार है वो नहीं बन सकती। अभी जो इसे हम फर्स्ट चर्चा पार्ट जारी फोर्थ रखेंगे सिस्टम जो अगले, इस वीडियो के अगले भाग में। तो दर्शकों से अनुरोध है कि वो अगले भाग में ज्वाइन करें। और अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें चाहते हैं तो मुझे फोन करें 8527533051, 8851188170। और पुस्तकें nspmart.com पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो का अगला भाग देखें जिसमें हम और भी बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।